नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते कि थोड़ी उलझी हुई कानूनी पहेली की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास प्रांतीय रक्षक दल के जवानों से जुड़ा एक अदालती मामला है और इसकी कहानी मतलब ऊपर से देखने में बहुत सीधी लगती है। हाँ, लगता है कि सब कुछ साफ है। बिल्कुल, 12 लोगों ने मिलकर एक केस जीता, लेकिन जीत का फायदा मिला सिर्फ 3 को। हम्म। पर जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो न्याय के हमारे आपके विचार पर ही मतलब सवाल खड़े कर देता है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अदालत से कागज पर एक आदेश हासिल कर लेना ही न्याय है, या असली न्याय तब होता है जब उसका फायदा हर एक हकदार तक बिना किसी अगर मगर के पहुंचे। और ये सवाल आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ उन 12 लोगों का नहीं है। नहीं है। ये उस हर इंसान से जुड़ा है जो न्याय के लिए सिस्टम का दरवाजा खटखटाता है। जब अदालत एक समूह के लिए कोई आदेश देती है, लेकिन अधिकारी उसका पालन अपनी मर्जी से टुकड़ों में करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाएंगे कि इस मामले में असल में हुआ क्या, क्यों हुआ, और कानून का बुनियादी सिद्धांत इस बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए इस मामले को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इसकी नींव रखी गई एक याचिका से जिसे दायर किया था अमर सिंह और 11 अन्य लोगों ने। यानी कुल 12 लोग। हाँ, कुल 12 लोग, जो सभी प्रांतीय रक्षक दल के जवान हैं। ये सब एक ही नाव में सवार थे। इनकी समस्या एक जैसी थी, तो इन्होंने मिलकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल। इसे कानूनी भाषा में जॉइंडर ऑफ पार्टीज कहते हैं। अच्छा। जहां एक जैसी राहत चाहने वाले कई लोग एक साथ आ जाते हैं। इससे अदालत का समय भी बचता है और एक ही मुद्दे पर बार बार सुनवाई नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ ये 12 लोग कानूनी तौर पर एक इकाई की तरह देखे जा रहे थे। और उनके लिए अच्छी खबर आई 3 अगस्त 2023 को। अदालत ने उनके पक्ष में एक आदेश जारी कर दिया। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल फिल्मों जैसी लगती है। हाँ, एक हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है कि कुछ परेशान लोग सिस्टम के पास गए और उन्हें जीत मिली। ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत सफल हुई और न्याय हुआ। हाँ, कागज पर तो यही लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब जज ने आदेश दिया तो वो उन सभी 12 याचिकाकर्ताओं पर समान रूप से लागू होता था। ये उनके लिए कानूनी अधिकार बन गया था। अदालत के आदेश में ये नहीं लिखा था कि इनमें से कुछ लोगों को फायदा दिया जाए। आदेश सबके लिए था, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यहीं से कहानी का असली पेन शुरू होता है। जब इस कागजी जीत को असलियत में बदलने की बारी आई, आदेश तो आ गया, पर अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया। अब ये तो किसी भी आम इंसान का हौसला तोड़ देगा। पहले आप केस लड़ो, जीतो, और फिर पता चले कि आपकी जीत को कोई मान ही नहीं रहा। तो ऐसे में कोई क्या करे? देखिए, जब अधिकारी अदालत के आदेश को नजरअंदाज करते हैं तो अगला कदम होता है अदालत की अवमानना, यानी कंटेम्प्ट याचिका दायर करना। कंटेम्प्ट, ये नाम सुनने में बड़ा भारी लगता है, जैसे कोई नया मुकदमा शुरू हो रहा हो। हाँ, अक्सर लोगों को यही लगता है। मुझे भी यही लगा था कि ये एक और लंबी लड़ाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए क्लास के 12 बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि टीचर उनका होमवर्क चेक नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने टीचर को आदेश दिया कि इन सभी 12 बच्चों का होमवर्क चेक करो। ठीक है। लेकिन टीचर ने सिर्फ 3 बच्चों की कॉपी जांची। तो अब बच्चे वापस प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वो टीचर को सजा नहीं दिलाना चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल ये सुनिश्चित करे कि उनका जो मूल आदेश था, यानी बाकी 9 बच्चों का होमवर्क चेक करने का, उसका पालन हो। अच्छा। कंटेम्प्ट याचिका बिल्कुल यही काम करती है। इसका मकसद सजा दिलाना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आदेश का पालन करवाना होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का रिमाइंडर है, कोई नया केस नहीं। अब समझ आया। बिल्कुल। तो इन जवानों ने यही किया, उन्होंने कंटेम्प्ट याचिका दायर की। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात हुई। हमारे स्रोत बताते हैं कि अवमानना का आरोप लगाने वालों में मुख्य रूप से सिर्फ 3 याचिकाकर्ता शामिल थे। हाँ, सिर्फ 3। मुझे हैरानी हो रही है, बाकी 9 लोग क्यों पीछे रह गए? क्या उन्हें लगा होगा कि जब आदेश सबके लिए है तो कुछ लोगों के आगे आने से ही सबका काम हो जाएगा? ये एक बहुत ही आम धारणा है, और शायद यही उन बाकी 9 लोगों ने सोचा हो। उन्हें लगा होगा कि जब जीत हमारी कलेक्टिव है तो एक्शन भी कलेक्टिव माना जाएगा। लेकिन यहीं पर यह मामला एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। और अब वो हिस्सा आता है जहां सब कुछ वाकई सिर चकरा देने वाला हो जाता है। अदालत ने कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई की और आदेश दिया कि उन 3 याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाए जिन्होंने शिकायत की थी। मतलब जिन 3 ने आवाज उठाई। हाँ, उनकी सुनवाई हो गई और उन्हें उनका हक मिल गया। और बाकी
लेकिन बाकी 9 का क्या? उन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया गया? एक ही केस, एक ही जीत का आदेश, पर फायदा सिर्फ 3 को। ये तो बहुत अजीब है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आपने और आपके 11 दोस्तों ने मिलकर एक बस के 12 टिकट खरीदे, लेकिन कंडक्टर ने सिर्फ उन 3 को सीट दी जिन्होंने सबसे जोर से चिल्लाकर सीट मांगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बाकी 9 लोग टिकट हाथ में लिए खड़े रह गए। क्या ये न्याय है? आपकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, और कानूनी नजर से देखें तो यहाँ जो हुआ वो न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि चिंताजनक भी है। कानून का एक बहुत बुनियादी और मजबूत सिद्धांत है, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाइंड्स ऑल पार्टीज इक्वली। मतलब अदालत का आदेश सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होता है। समान रूप से? अगर मूल आदेश 12 लोगों के लिए था, तो उसका लाभ भी सभी 12 को मिलना ही चाहिए था, चाहे कंटेम्प्ट याचिका में 3 लोग शामिल हुए हों या एक मिनट, मैं यहाँ कुछ समझना चाहती हूँ। अगर कानून इतना साफ है, तो एक जज ऐसी गलती कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई और तर्क हो सकता है? मतलब मैं बस सोचने की कोशिश कर रही हूँ। शायद अदालत यह कहना चाह रही थी कि आपको अपने हक के लिए सजग और सक्रिय रहना होगा। ये एक दिलचस्प तर्क है कि जो चुप बैठे रहे, उन्होंने सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं दिखाया। इसे डेविल्स एडवोकेट के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कानून इस तरह काम नहीं करता। न्याय वो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, या जो ज्यादा चिल्लाएगा उसे मिलेगा, के सिद्धांत पर नहीं चलता। सही बात है। अदालत ने यहाँ कंटेम्प्ट में शामिल होने को ही लाभ देने का आधार बना दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। अच्छा। जैसा हमने पहले बात की, अवमानना की कार्यवाही का मकसद सिर्फ अनुपालन की जांच करना होता है। ये लाभ बांटने का कोई नया पैमाना नहीं बन सकती। ये उन बाकी 9 लोगों के साथ साफ साफ भेदभाव है। भेदभाव है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। कानून की नजर में वे सभी 12 लोग उस केस में एक ही पायदान पर खड़े थे। तो फिर वही सवाल खड़ा होता है ना कि ऐसा हुआ क्यों? अदालतें अक्सर भारी बोझ तले दबी होती हैं। बहुत ज्यादा। क्या ये किसी तरह का प्रोसीजरल शॉर्टकट हो सकता है कि जो लोग सामने खड़े शिकायत कर रहे हैं, पहले उनका मामला निपटाओ ताकि फाइल बंद हो सके? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस पकड़ ली है। ये संभव है। इसे एक तरह का जुडिशियल टनल विजन कह सकते हैं, जो सिस्टम के दबाव में पैदा होता है। अच्छा। अवमानना के मामले में जज का पहला फोकस ये सुनिश्चित करना होता है कि अदालत की अथॉरिटी बनी रहे। उनका ध्यान उन लोगों पर केंद्रित होता है जो ये कह रहे हैं कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ। तो हो सकता है कि उस समय जज ने सिर्फ उन 3 लोगों की समस्या का समाधान किया जो उनके सामने थे, और बाकी 9 के बारे में सोचा ही नहीं। ये न्याय के बड़े सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन एक व्यस्त कोर्टरूम की असलियत में ऐसा होना असंभव नहीं है। आपने पहले ये भी इशारा किया था कि ये शायद मूल याचिका में ही कोई गड़बड़ रही होगी। इसका क्या मतलब है? क्या वकीलों से ऐसी चूक हो जाती है कि जिसका फायदा बाद में अधिकारी उठा लें? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा। कभी कभी केस की नींव में ही कोई छोटी सी दरार रह जाती है जो बाद में पूरी इमारत को कमजोर कर देती है। हो सकता है कि मूल याचिका में जो राहत मांगी गई थी उसकी भाषा थोड़ी अस्पष्ट हो। जैसे अगर लिखा हो कि याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाए, तो ये ठीक है, लेकिन ज्यादा मजबूत भाषा होती सभी 12 याचिकाकर्ताओं को समान रूप से लाभ दिया जाए। अच्छा, एक शब्द का फर्क। हाँ, कभी कभी 1 या 2 शब्दों का अंतर ही बाद में अधिकारियों को ये कहने का मौका दे देता है कि आदेश स्पष्ट नहीं था, इसलिए हमने अपने हिसाब से व्याख्या कर ली। एक अच्छा वकील हमेशा ऐसी किसी भी अस्पष्टता से बचने की कोशिश करता है। ये तो बहुत ही बारीक बात है। मतलब एक आम आदमी तो इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देगा, वो तो बस वकील पर भरोसा करता है। सही कहा। तो अब सवाल ये है कि उन 9 लोगों के पास क्या रास्ता बचा है? क्या उनके लिए खेल खत्म हो गया? क्या उन्हें अब नए सिरे से एक और मुकदमा लड़ना होगा जिसमें सालों लग सकते हैं? नहीं, शुक्र के कानून में ऐसे गलतियों को सुधारने के रास्ते भी मौजूद हैं। उनके लिए खेल खत्म नहीं हुआ है। तो क्या कर सकते हैं वो? स्रोत के अनुसार सबसे प्रभावी और सीधा कदम है एक पुनर्विचार याचिका, यानी रिव्यू पिटीशन दायर करना। पुनर्विचार याचिका, ये क्या होती है? क्या ये अपील करने जैसा है? नहीं, ये अपील से अलग है। अपील में आप ऊपरी अदालत के पास जाते हैं। पुनर्विचार में आप उसी अदालत और अक्सर उसी जज के पास वापस जाते हैं और उनसे अपने ही आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध करते हैं। अच्छा, उसी जज के पास? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आपने किसी से एक मुश्किल सवाल का जवाब मांगा और उसने जल्दी में एक जवाब दे दिया। अब आप उसके पास वापस जाके कहते हैं, आपने जो जवाब दिया उसका जो नतीजा निकला है वो शायद आपका इरादा नहीं था,
क्या आप प्लीज अपने ही कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि लगता है कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। मतलब ये अदालत को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने जैसा है। बिल्कुल। तो उन्हें ये साबित करना होगा कि कंटेम्प्ट की सुनवाई के दौरान जो आदेश दिया गया उससे मूल आदेश का जो असली मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है और बाकी 9 लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही। इस पुनर्विचार याचिका में ये तर्क दिया जा सकता है कि मूल आदेश में सभी 12 याचिकाकर्ता बराबर के हकदार थे। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कंटेम्प्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, उन्हें उनके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ है। और अगर आदेश में साफ-साफ लिखा हो कि सिर्फ इन 3 याचिकाकर्ताओं के लिए, अगर ऐसा लिखा भी है तो भी इसी आधार पर उसे संशोधित करने की मांग की जा सकती है, क्योंकि जो लोग कंटेम्प्ट में शामिल नहीं हुए उन्हें लाभ से बाहर रखना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। तो मूल बात यह है कि न्याय का असली मतलब यही है कि वो सबके लिए बराबर हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जो व्यवस्था के साथ लगातार लड़ते रहने का समय, पैसा और हिम्मत रखते हैं। एकदम। अदालत का अंतिम उद्देश्य न्याय करना होता है, न कि तकनीकी आधार पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना। एक अच्छी तरह से तैयार की गई पुनर्विचार याचिका अदालत को यह मौका देगी कि वो उस अन्याय को ठीक करे जो अनजाने में हो गया और सभी 12 जवानों को उनका हक दिलाए। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक मैं ले रही हूँ वो ये है कि कानूनी लड़ाई सिर्फ केस जीतने पर खत्म नहीं हो जाती। नहीं होती। वो तो शायद आधा रास्ता है। असली जीत तब होती है जब उस जीत का फायदा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो उसका हकदार है, बिना किसी भेदभाव के। सही कहा। एक आदेश की कॉपी हाथ में होना और उस आदेश का असल जिंदगी में असर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और ये मामला एक और गहरा सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या कभी-कभी अधिकारी जानबूझकर आदेशों का अधूरा पालन करते हैं? क्या वे इस सिस्टम की खामी का फायदा उठाते हैं? वे जानते हैं कि एक बार केस जीतने के बाद शायद सभी लोगों के पास बार-बार अदालत जाने का समय, संसाधन या जानकारी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है। तो क्या वे कुछ लोगों को उनका हक देकर बाकी लोगों के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वो थक हार कर चुप बैठ जाएंगे? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये मामला सिर्फ 12 लोगों की लड़ाई का नहीं है, बल्कि ये हमारी न्याय प्रणाली के अमल और उसकी असल पहुंच पर एक बहुत गहरी और जरूरी टिप्पणी है।